वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई क्लास में। तो जैसा कि हम इतिहास के भाग 1 के पार्ट 1 तो हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम इतिहास भाग 1 पार्ट 2 राजा, किसान और नगर। तो जो भी हमारे वीडियो में हमारे चैनल में नया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई। तो ध्यान में रखिएगा आप कि वैदिक कालों में ही चारों वेदों को बनाया गया। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ। जो हमारे 4 वेद है हिंदू धर्म के, उनका है तो 4 वेद है हमारे हिंदू धर्म में जिनकी मान्यता है, जिनको माना जाता है, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं अब। तो टॉपिक हमारा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शती ईस्वी पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल मानते हैं, यानी इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए या हुए। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। इस समय में बौद्ध तथा जैन सहित भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, यानी बौद्ध और जो जैन धर्म थे इसी समय में उत्पन्न हुए थे या उनकी उत्पत्ति की गई थी। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए एक परिवर्तन काल माना गया है। इस काल में लोहे के हल का प्रयोग हुआ, जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ। इस काल में धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ, इससे फसलों की उपज बढ़ गई, यानी इसी काल में धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ, उनका खेती करना चालू हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनपद और महाजनपद, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था तथा उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है, उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई। यानी राजनीतिक क्षितिज पर जो राजनीति करते थे, उनकी विभिन्न राज्यों का अस्तित्व, उन पे जो राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है, यानी जिन राज्यों ने वहाँ पे शासन किया, उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई है या उन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो इस समय के विभिन्न महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अगुंतर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में हुआ है। इनमें अगुंतर निकाय की सूची को अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणित माना गया है। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है, किंतु वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एवं अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जनपद और महाजनपद के बारे में। कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था, यानी महाजनपदों पर राजा अपना शासन करते थे। लेकिन गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। हर जनपद की राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेना और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूट कर धन इकट्ठा किया जाता हो। धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। गण एवं संघ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा कि गण किसे कहते हैं और संघ किसे कहते हैं। तो देख लीजिए कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था, इसमें बहुत सारे लोग रहते थे। संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था, यानी संगठन या सभा होती है वो, उसके लिए। अब इनके हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं गण और संघ के बारे में। तो गण या संघ में कई शासक होते हैं, यानी बहुत सारे इसमें शासन करने वाले लोग होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, यानी ये मिल के भी शासन करते थे। जैसे हमारा वही ले लीजिए, हमारा वो जो हमारा पॉलिटिक्स है, उसमें भी चुनाव होता है तो कई पार्टियां मिल के भी शासन करती है, वैसे ही था। सभाओं में वाद विवाद के जरिए निर्णय लिया जाता था। गणों की सभाओं में स्त्रियों, दासों, कंपकारों की भागीदारी नहीं थी, इसलिए इन्हें लोकतंत्र नहीं माना जाता था, क्योंकि जिसमें सबको भागीदारी मिलती है, जो सबको साथ लेकर चलता है, वही लोकतांत्रिक माना जाता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इन्हीं गणों से संबंधित थे।
वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण करते थे। ये हमारा नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर 12वीं के परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि जब मैं 12वीं में था उस टाइम ये पूछा गया था। मगध महाजनपद। तो मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। मगध 6वीं से 34वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, यानी ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था अपने समय में। प्रारंभ में राजगृह मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था, यानी पहाड़ियाँ, यानी मगध के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारी थी। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बताया। पाटलिपुत्र को वर्तमान में अब पटना कहते हैं। अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारों बनाकर की जाती थी। मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यक कुल के राजा बिंबिसार से प्रारंभ हुआ है, यानी जो बिंबिसार है इससे मगध का इतिहास प्रारंभ हुआ है, जो हर्यक कुल के थे। ये क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है कि मगध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि मगध महाजनपद के समृद्ध और शक्तिशाली बनने के कारण क्या थे, क्योंकि मगध अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। तो पहला ये हो गया टॉपिक, वो इसका आंसर कि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी, यानी मगध के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत था जिनसे उनको बहुत फ़ायदे होते थे। दूसरा, यहाँ उपजाऊ भूमि थी, बिहार में उपजाऊ भूमि है। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, जिसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी। यहाँ की जनसंख्या और जनपदों से अधिक थी। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, हाथी सेना के बहुत काम आते थे। हाथी से पहले, क्योंकि हाथी घोड़ों से युद्ध लड़ने के लिए जाया जाता था, जिसके पास ज़्यादा हाथी घोड़े उसी की जीत हुआ करती थी ज़्यादातर, इसलिए उनको नेचुरल, मतलब मगध के पास जो सबसे ताकतवर चीज़ थी उनके पास कि नेचुरल रिसोर्सेज था उनके पास अपना। 5वां पॉइंट हो गया, योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली थे, यानी बहुत दूर तक सोचा करते थे वो अपने बारे में, वो अपने राज्य और अपने देश के विकास के बारे में। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। लोहे की खदानें थी, जिससे सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की प्रसिद्धि का कारण विभिन्न शासकों तथा उनकी नीतियों को बताया है, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। ये वहाँ के राजा थे महाजनपद मगध के। इनके मंत्री इनकी नीतियाँ लागू करते थे, यानी जो भी वो सोचा करते थे उनसे पहले मंत्रियों से विचार विमर्श करते थे और मंत्री इनकी नीतियों को लागू करते थे, जिसके कारण मगध बहुत एक शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।